आज मैं आपको जीआईसी प्रवक्ता के लिए जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ है प्रीलिम का, उसके कुछ क्वेश्चंस जो फिजिक्स से हैं उसको सॉल्व करा रहे हैं। उसके जीएस का पार्ट आपको बाद में टिक करा दिए जाएंगे। अभी आप लोग पेपर दे कर लौट रहे होंगे, तो इनमें से धीरे धीरे 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करके आपको 4-6 वीडियो में एक्सप्लेनेशन सहित दे दिया जा रहा है। तो आप देखिए, हमें जो सेट मिला है बोर्ड पर लिख दिया गया है। ये आपको देखिए डी सीरीज मिला है यहाँ पर, और उसमें 41 क्वेश्चन नंबर 41 से फिजिक्स का स्टार्टिंग है। इससे पहले जीएस का दिया गया है। तो फिर से आपको याद दिला दूं, जो आज एग्जाम जीआईसी प्रवक्ता के प्रीलिम के लिए हुआ है उसमें भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का क्वेश्चन हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 से देखिए, इसमें दिया गया है कॉइल हैविंग एन इंडक्टेंस 0.3 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 30 ओम। तो कॉइल का ही रेजिस्टेंस दिया है, अर्थात जो कॉइल आप लेंगे, जैसे कोई कॉइल लेंगे उसी का सेल्फ रेजिस्टेंस है। तो कॉइल के रेजिस्टेंस को हम लोग अलग से दिखाते हैं, लेकिन चाहें तो आप इसी के साथ दिखा सकते हैं अटैच सीरीज में लेकर। तो कोई अलग से रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस कॉइल का ही है। तो आप अलग से दिखाना हो ऐसे दिखा दीजिए ये। और दिया गया है कनेक्टेड विथ एसी सोर्स 220 वोल्ट विथ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये आर है, ये एल है, आपको दे दिया गया है। तो यहाँ से आप एक्सएल ओमेगा एल 2 पाई एफ एल इसको रख कर आप सॉल्व कर लें। 250 2 पाई इंटू एफ 50 है और एल 0.3 दिया गया है। तो इसको ये देखिए 100 हो गया, पॉइंट हटा दीजिए तो 30 पाई आ गया, इतना ओम। अब आप इसमें आर दिया ही है 30 ओम। इस तरह से इसका इम्पिडेंस सॉल्व कर लें। एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 बाहर कर लीजिए, पाई स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि यहाँ देखिए 30 का स्क्वायर है, पाई स्क्वायर आप रहने दीजिए, इसमें इसका 30 कॉमन हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है करंट कितना होगा, तो आई इक्वल टू वी बाई जेड। 220/जेड रख दीजिए, जेड की जितनी भी वैल्यू आ जाए 30 रूट पाई स्क्वायर प्लस 1। इनको सॉल्व करके देख लीजिए, जितना आप टिक कर लीजिए, शायद इसमें ए आ रहा है। आप एक बार जरूर सॉल्व करिए, जो आएगा वो टिक करिए। ये ए आ रहा है। तो फर्स्ट 41 का आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कोई दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देखिए। आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे इसमें दिया है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। फिर से वही रिपीट किया है, अब की बार सर्कुलर कॉइल का नाम ले रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न इन सर्कुलर कॉइल 100 बता रहा है। तो एक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 100 है और इफेक्टिव रेडियस दिया हुआ है आर 10 सेंटीमीटर है इफेक्टिव रेडियस। और करंट आपको दिया गया है इसमें 0.1। इसमें करंट का डिस्कशन है 0.1 एम्पियर। इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप लोग पढ़े होंगे, NIA ये होता है। और एन दिया है 100, आई दिया है 0.1।
और ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो 10/100 का स्क्वायर, चूँकि सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। इस तरह से कन्वर्ट करके देख लें, जो आंसर आ रहा हो उसको आप टिक कर लें। 100 इंटू 0.1 इंटू पाई, इसका 1/10 करें, स्क्वायर है 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.1 पाई या 0.5। इस तरह से आपको कोई आंसर देख के दिया है तो उसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये है 42 और इसका ऑप्शन शायद दिया है डी, देख सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आ रहा हो आप टिक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 43। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, पहले भी हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तुरंत करिए, अन्यथा उसको, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको सावधानी से करना है, जो नहीं आ रहा उसको लेफ्ट कर दीजिए। तो 43, टर्मिनल वेलोसिटी with which an air bubbles 1 millimeter in diameter। तो डायमीटर कह रहा है तो रेडियस आप जो है उसका हाफ ले लीजिए। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ये रेडियस हो जाएगा। अब दिया गया है विच राइज इन ए लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 150 सेंटी ट्वाइस। देखिए इसमें सीजीएस यूनिट ध्यान दीजिएगा, और जो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दी गई है। तो टर्मिनल वेलोसिटी आप लोग रीड करते हैं 2/9 आर स्क्वायर रो या डी। हालांकि इसमें एयर का हम नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं, जिसमें आप इस तरह से लिखकर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो इसको एक को नेग्लिजिबल, तो इसमें डी अपॉन ईटा इंटू जी, इनको रखकर सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। सबको यहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसको भी जो है सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। और इसी तरह से इसका कन्वर्जन देख लीजिए। कन्वर्जन करने के बाद, क्योंकि सब सीजीएस सिस्टम है, अब आप यहाँ रख दीजिए। इसमें आर भी दिया है, देखिए ईटा भी दिया है, और ये सब रख कर सॉल्व करिए। तो इसमें शायद इसका आ रहा है 0.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 43 का डी, 43 का डी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है देख लीजिए, कहीं सॉल्व करने में अगर कोई चेंज है तो आप जो आंसर आए वहीं टिक करिएगा। सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए उसको। 43 का आंसर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं, जैसे 3 kg एक का मास है, और फिर 4 kg मास है, और फिर 5 kg मास है। ये अलग अलग मास दिए गए हैं, और इन पर जो फोर्स है, जैसे यहाँ दिया है -6I 8J और 12I। तो आप इन पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं। नेट फोर्स -6I प्लस 8J प्लस 12I। तो आप देखेंगे कि इसमें 6I प्लस 8J, आपने नेट फोर्स ज्ञात कर लिया। तो जो एक्सेलेरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यहाँ सिग्मा m कर दे रहे हैं।
तो नेट फोर्स में आपने 6I प्लस 8J ये रिटर्न कर लिया। टोटल मास यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 ये आपको 12 ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसमें डिवाइड करके चाहें तो आप इसमें से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3I प्लस 4J बाई 6। अब मॉड ले लीजिए, क्योंकि आपको केवल मैग्नीट्यूड पूछा है एक्सेलेरेशन का, तो जब आप इसका मॉड लेके सॉल्व करें तो देख लीजिए 1/6 ये है और इसका मॉड ले लीजिए, तो 9 प्लस 16 5/6। तो इस तरह से इसका कोई मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 44 का जो आंसर आ रहा है वो 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यूनिट जो है आपको न्यूटन और केजी में दिया हुआ था, जो फोर्स है न्यूटन में दिया है और ये केजी में, तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब आप देखें तो आंसर दिया हुआ है इसमें ए, 44 का ए आंसर दिया है, तो आप टिक कर सकते हैं 44 का ए। क्वेश्चन अभी आपने देखा जो भी दिए हुए हैं स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल तो है, लेकिन ठीक है आप अगर प्रयास करें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते थे। जो लेंदी है उसको लेफ्ट करना चाहिए, लेकिन अभी आपने देखा 41, 42, 43, 44 इनको सॉल्व आप कर सकते हैं, और जो आंसर आ रहा है वो टिक कर लीजिए। अब देखिए 45 ये मैचिंग का है, आता है तो जरूर करना ही चाहिए क्वेश्चन नंबर 45, क्योंकि इसमें कोई सॉल्व नहीं करना, टिक करना है सीधे। तो इसमें इस तरह से दिया गया है, जैसे कॉलम करके ABC आपको एक कॉलम बना दिया गया है, तो कर्ल ऑफ H J प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कर्ल ऑफ E पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ B, डाइवर्जेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू रो, ये दिया गया है। और इस साइड लिस्टिंग है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें जैसे लिख दिया गया है इधर फैराडे लॉ, और यहाँ लिख दिया गया है गॉसेस लॉ, और यहाँ दे दिया गया है एम्पियर्स लॉ। ऐसे देख सकते हैं एम्पियर्स लॉ। इनमें मैच कराना है कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप जानते हैं ये गॉसेस लॉ से दिया गया है, तो सी का जो है 2 है इस तरह से, और ये एम्पियर लॉ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लिया जाता है। तो बी का 1, सी का 2, ए का 3, जो भी ऑप्शन बनना हो उसको आप टिक कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम ए को देखें, जो ए दिया है तो उसमें आपको बताया है ABC, उसमें ए के नीचे 3 लिखा है, बी पर 1 लिखा है और सी पर 2 लिखा है, तो मैच करा लीजिए। ए का 3 सही है, बी का 1 ठीक है, सी का 2, तो आपका आंसर 45 का ए हो जाएगा। तो ये इजी था, अगर आप इसको प्रयास किए हों तो अच्छा है, आप टिक कर सकते हैं, सॉल्व कर लिए होंगे। 45 का ए, 45 का ए। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को जैसे कि आप कर सकते हो तुरंत उनको टिक करना चाहिए, और बाकी आप आगे सॉल्व करते चलें। इसी तरह से देखिए 46 को ये थ्योरेटिकल दिया है, क्वेश्चन नंबर 46। जब आप सर्कुलर पोलराइज लाइट को क्वार्टर वेव प्लेट से होकर ऐसे दिखाते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट,
और यहाँ पर आपको दिया गया है सर्कुलर पोलराइज लाइट। इस तरह से इंसिडेंट करते हुए लिया गया है सर्कुलर पोलराइज लाइट। आफ्टर पासिंग थ्रू क्वार्टर वेव प्लेट एग्जामिन थ्रू अ रोटेटिंग निकाल प्रिज्म। आपको यहाँ पर रोटेटिंग निकाल प्रिज्म दे दिया गया है, ऐसे रोटेटिंग निकाल प्रिज्म दिया गया है। ये रोटेटिंग निकाल प्रिज्म से होकर ऐसे इसकी एग्जामिन की जा रही है। तो इससे जो लाइट क्रॉस होती है उनकी इंटेंसिटी जो है कांस्टेंट दिखाई जाती है, ऐसे आई आई आई। तो इनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है आपका पासिंग निकाल प्रिज्म। ये टेस्टिंग आप इंसिडेंट सर्कुलर पोलराइज लाइट के लिए है। अगर सर्कुलर पोलराइज लाइट है तो इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है सभी पोजीशन में, तो इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें बी दिया गया है, 46 का बी है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं, 46 का बी है, इसे टिक कर सकते हैं। इसी तरह से आप 47 देखें, 47 इसको नोट कर सकते हैं आप, 47। अब इसमें दिया है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ बाइप्रिज्म इज 178। तो अब देखिए आपने फ्रेनल का बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट रीड किया होगा, इस तरह का फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट ये आपको बताया जाता है। तो ये एंगल दिया है, ये आप एंगल आप इसमें कहते हैं, इसे उसने कहा है 178 डिग्री। तो ये आपका 1 डिग्री और ये 1 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इस पर ये प्रॉब्लम बनाया गया है। और बाइप्रिज्म द स्क्रीन डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्लिट, यहाँ से आप इमेज फॉर्मेशन के लिए ऐसे लेते हैं स्लिट वगैरह, इस तरह से। ऐसे इनको आप बैक करके टू कोहेरेंट सोर्सेज जो हाइपोथेटिकल होते हैं प्राप्त कर लिया जाता है एक नेचुरल सोर्स से। इस तरह से ये आप S1 S2 प्राप्त कर लेते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज के बीच की ये पोजीशन है। वैसे यहाँ से लाइट जो है, ये वाली लाइट जब आप यूज करते हैं तो ये टर्न होकर ऐसे आगे बढ़ती है, इनको आप बैक कर दीजिए तो ये आपको पोजीशन प्राप्त होता है इस तरह। आगे स्क्रीन, ये कोई स्क्रीन है जिस पर आप इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करते हैं जिनके फ्रिंज की चर्चा की गई है। इसे आप ए मान लें, इसको बी मान लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हुआ है, ये एंगल ऑफ फ्रिंज में है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई। तो वैसे आप पढ़ते हैं, चाहे उसको बी पढ़िए या डब्ल्यू आप लिखते हैं, डी लेमडा अपॉन डी शो करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग 2D जैसे लिखते हैं, अगर आप 2D लिखेंगे तो यहाँ 2D रखिएगा, अगर आप डी लिखते हैं तो यहाँ पर डी रखिएगा, ये है। और अलग से इसको सॉल्व करने के लिए आपको एंगल ऑफ प्रिज्म जैसे यहाँ पर अल्फा मान लें, इसके टर्म में आपको मान दिया जाता है, उसे रख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम 2D या डी लिखें तो इसका जो मान है आप नोट कर सकते हैं, तो 2 μ-1 अल्फा इंटू ए, इस तरह से
अल्फा ये जो दिया गया है आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, 1 डिग्री है पाई अपान 180 रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ से एंगल आप पेज में देख लीजिए और स्मॉल ए लिख रहे हैं इसको, ये है आपका सेपरेशन यहाँ से। तो ए दिया गया है, अल्फा भी दिया गया है, म्यू भी दिया गया है। म्यू की वैल्यू है शायद इसमें 1.524 ये म्यू दिया गया है। और ए दिया गया है प्रिज्म से और स्लिट के बीच, ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ से डी दिया है, डी की वैल्यू 65 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से ही मान दिए गए हैं। तो इनको रखकर आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो मान आता है वो टिक कर लीजिए, क्योंकि इसको हमने सॉल्व नहीं किया। जो मान आ रहा हो वो आप टिक कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करिए, इसमें रखिए, डी आप टोटल लेंगे, लेमडा भी दिया है, लेमडा हम रिटर्न कर दे रहे हैं। लेमडा का मान है इसमें 5.893 एंगस्ट्रॉम। इसको रखकर सॉल्व कर लीजिए। जहाँ तक हो सकता है कि ये 0.03 आ जाए या 0.05, क्योंकि इसमें जो मान है जो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 0.0 के बाद ही वैल्यू आएगी, चाहे 3 आ जाए या 4, 5 आ जाए। तो रखकर इसको सॉल्व करिए और जो आता है आप टिक कर लीजिए। तो ये एक्सप्लेनेशन था इसके लिए। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, अब जो ये प्रॉब्लम था इसको आप छोड़कर आगे बढ़ सकते थे और क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा है, जैसे हमने भी अभी नहीं किया। तो ऐसे ही है, जब पेपर आपको देना हो और कोई प्रॉब्लम ज़्यादा लेंदी लगे तो हर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, आप उसको देखिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दे दिया गया है इस तरह से एम d2x/dt²। ये रिलेटेड है इसमें डैम्प फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये डिफरेंशियल फॉर्म दिया जा रहा है, -kx-b v+f0 ये दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि इन स्टेडी स्टेट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाई। तो इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो आप इसमें ऑप्शन डी टिक कर लीजिए। और जो एम्पलीट्यूड होगा वो f0/m अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी w/m का होल स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम आप पढ़े होंगे तो देख लीजिए। ये डैम्पिंग के डिफरेंशियल फॉर्म से सॉल्व करने के बाद आता है। तो इस तरह के ऑप्शन तो आपको पहले से ही याद रहना चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप डेरिवेशन से ज्ञात करें। तो एग्जाम के 2-3 पार्ट अलग होते हैं, कुछ जो थ्योरी होते हैं, जो प्रिंसिपल जैसे, जो आपको बिल्कुल तैयार ही रहना चाहिए। इसी तरह से इसमें भी है कि आपको ये पार्ट तैयार रहना चाहिए कि ये एम्पलीट्यूड कितना है और क्या दिया गया है, तो इससे बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आपने 48 क्वेश्चन देखा। और 49 में जो दिया गया है ध्यान दीजिए। 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि टू साउंड sources when sounded together produce two beats in 0.2 सेकेंड। तो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो कह रहा है 2 बीट्स इन 0.25 सेकेंड, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 1/2, तो ये आ गया 8 बीट्स पर सेकेंड। तो कह रहा है नीचे इसमें द डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए वही डेफिनेशन है कि जो नंबर ऑफ बीट्स है वही फ्रिक्वेंसी डिफरेंस के इक्वल होता है। तो आप इसको टिक कर चुके होंगे और प्राय सबका सही भी होगा। तो इसमें जो है सी है, 49 का सी है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, तो इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का।
इसमें जो है नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपको बताया जा रहा है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी को हम ये नोट कर रहे हैं ऐसे, मेगा अपान 2 पाई के इक्वल है। और फोर्स वाइब्रेशन की घटना दे रहा है। फोर्स वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रिक्वेंसी, फोर्स वाइब्रेशन में आप जो है ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं बाई एक्सटर्नल एजेंसी सोर्स से अगेंस्ट डैम्पिंग। और डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट वेलोसिटी दिया गया है। डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट मास पर यूनिट वेलोसिटी ये 2r दिया हुआ है। द रेजोनेंस विल टेक प्लेस व्हेन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी विल बी। यहाँ पर जो है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का चर्चा कर रहा है। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी विल बी, तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को अगर आप लेते हैं तो इसमें इस तरह का मान आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r² अपान 2 पाई। अब वैसे हमारे हिसाब से ये जो दे रहे हैं इसमें इन्होंने नीचे रूट नहीं लगाया है। ये देखिए इनमें रूट नहीं लगा है, इस पर हम स्टॉप बैठा दे रहे हैं ऐसे। ये रूट होना चाहिए, जो हमें तैयार है उस आधार पर आपको बता रहे हैं। यहाँ रूट होना चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 2r² अपान 2 पाई ये रूट होना चाहिए। तो ठीक है, आप उसको टिक कर लीजिए। तो ये आंसर आपका दे रहे हैं डी। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपने देखा। हम आपको अभी कुछ ही क्वेश्चन जारी करेंगे, छोटे छोटे जो है स्टेप में। आप इनको देखते रहें, वीडियो बहुत लार्ज ना होने पाए। और आपको इनके फॉर्मूले सहित दे रहे हैं, कैलकुलेट करते भी रहें। जहाँ डायरेक्ट टिक है वो सीधे आपको दे दिया जा रहा है। इसी तरह से जो है इसमें जैसे 51, 52, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52 ये थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 ये सब थ्योरेटिकल है। तो इनमें आप जो है जैसे 51 तो अभी थोड़ा इसको हम क्लियर कर देंगे। 51 को हमारे हिसाब से बी होगा, लेकिन डाउट भी है तो अभी रुक रहे हैं बी। जैसे इसको आपको क्लियर कर देंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 52 तो इसमें जो है सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 52 आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रीड करते हैं ऐसे, ये रीड करते हैं आप ऐसे। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूज करते हैं यहाँ ई, और ये प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स है। इधर वेव्स आप लेते हैं ईएम वेव्स ऐसे। इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये बताया जाता है। तो इसमें आपको दे दिया गया है ऑर्थोगोनल। देखिए ये ऑर्थोगोनल सिस्टम में है, तो इस आधार पर आपका ये बी होगा, इसमें बी हो जाएगा। 53 देख सकते हैं, बहुत ईजी ये भी है। इसमें आपको बताया गया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो शुद्ध किसी आंतरिक अर्धचालक में बोरान की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाए। डोपिंग प्रोसेस आप करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप बोरान मिलाते हैं, यहाँ पर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी होगी। तो जब सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, जैसा कि एल्युमिनियम भी आप करते हैं, तो उसमें होल्स, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसे।
इसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाते हैं। वैसे एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, जबकि इसमें लिखा है डिक्रीज हो जाती है। तो जो इंट्रिंसिक कैरियर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो उतने ही रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें भी सेंटेंस की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये बताएंगे जैसे कह रहा है कि बाह्य अर्धचालकता में इलेक्ट्रॉनों और होल्स की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वही रहेगी, होल्स की इंक्रीज कर जाएगी या इसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर जाएगा। इस तरह से इसमें आपको एक आंसर मिल रहा है डी, लेकिन उसमें लिख दिया है कि ये घटेगी और ये बढ़ेगी, जबकि इसमें ऑप्शन ये केवल बढ़ेगी। तो बढ़ने के लिए अब कहा जा रहा है कि बाह्य चालकता में इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की दोनों के लिए आप बढ़ना कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यही बढ़ रहा है, दोनों को घटा नहीं सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन आपके लिए मिल रहा है डी, जिसमें ये कहेंगे कि ये इंक्रीज होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज होगा। हालांकि ये अपनी वैल्यू से डिक्रीज नहीं होगा, इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को कहा है घटेगी और होल्स को कहा है बढ़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी रियल वैल्यू से डिक्रीज नहीं होगा। इसमें भी सेंटेंस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल है आपको जो आता हो वो आप उनको करिए, टिक कर दीजिए, और इजी होता है, कम समय में आप आसानी से उनको कर लेते हैं। नहीं आता है आप आगे भी बढ़ सकते हैं, उसमें समय लॉस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। तो इस तरह से देखिए, इसमें आपको वाइब्रेशन इन स्ट्रेच वायर ऐसे दिया गया है, किसी तनी हुई डोरी में कंपन के बारे में चर्चा किया है। ऐसे किसी तनी हुई डोरी में कंपन के बारे में, तो वाइब्रेशन इन स्ट्रेच वायर ऐसे दिया गया है। तो टू नोट्स के बीच की जो सेपरेशन होती है वो आप λ/2 लेते हैं, ऐसे λ/2 यूज करते हैं। तो आपसे पूछा है कि इसमें द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नोड्स, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है इसमें। चलिए देखते हैं 54 का। तो इसमें y इक्वल टू 5 साइन पाई x/2 cos 20 पाई t, ये मान आपको दे दिया गया है। तो इसमें आप पढ़ चुके हैं कि स्टेशनरी वेव्स का जो सुपर पोजिशन आप रिजल्ट लेते हैं, जैसे सुपर पोजिशन आपको वेव्स प्रोड्यूसेस इन डेफिनिट बाउंड्री, तो आपको रिजल्ट मिलता है y इक्वल टू 2a। हालांकि इसमें माइनस साइन का भी आप लिखते हैं, तो 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, डिजिट बाउंड्री से माइनस और बाकी ओपन से प्लस आप लेते हैं। तो यहाँ से तुलना कर लीजिए, ये देखिए, तो के एक्स जो है पाई x/2 है, पाई x/2 है, तो एक्स एक्स कैंसिल, के का मान आपको मिला पाई/2। देख सकते हैं के का मान पाई/2 है। फिर आप जानते हैं के जो होता है 2 पाई/λ या ओमेगा/v। इस तरह से पाई/2 आप यूज कर लें, तो जो लेमडा का मान आ रहा है यहाँ पर, या 2 इक्वल टू λ/2 ऐसे, तो λ/2। तो इस तरह से आपने देखा कि λ/2 का जो मान आ रहा है वो 2 के इक्वल है। और सीजीएस सिस्टम है तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में, तो सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आंसर आप सेंटीमीटर में बता सकते हैं। तो टू नोट्स के बीच का सेपरेशन λ/2 2 के इक्वल आ गया है। तो इसमें आंसर आप देख सकते हैं सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 55 आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, और फिर हम इसमें आपको 15-15, 16-20 क्वेश्चन करके ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको जारी करेंगे। आराम से आप इनको देखें और सॉल्व करें और फिर मिला लीजिए। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 55 में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में जो आपको बताया गया है, इसमें कह रहा है कि सुपर कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
किसी सुपर कंडक्टर के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम आपको एक आध दो पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। सुपर कंडक्टर के लिए इस तरह से ग्राफ आपने देखा होगा कहीं पर भी। जैसे हम मरकरी की ही बात कर लें तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जो है मरकरी का बिहेवियर नॉर्मल रहता है और उससे पहले वो सुपर कंडक्टर की तरह कार्य करता है। यहाँ पर जो है उसकी रेजिस्टिविटी शो की जा रही है, रेजिस्टिविटी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे हम लोग मरकरी के लिए लगभग 4 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी मानी जाती है इसकी। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद इसकी बिहेवियर नॉर्मल ली गई है। इसी तरह से अगर हम इस पर डिस्कशन करें T लेस देन बाई Tc, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसे देख सकते हैं, इस तरह का क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात जब ताप जो है क्रांतिक ताप से कम हो किसी सुपर कंडक्टर के लिए, तो वह मैग्नेटिक फील्ड को एंटर नहीं करने देता है, जैसे लाइक एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई सुपर कंडक्टर है और उसका टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होकर क्रॉस करेगी, ऐसे। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे दूर हटती है। लेकिन अगर टी की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे ही क्रॉस करके ऐसे गुजरती है, डिफेक्ट नहीं होती है, ऐसे क्रॉस होकर गुजरती है। तो ये टेम्परेचर बिहेवियर पर अगर आप इसको ड्रू कर लें तो नीचे दिया है कि क्रांतिक ताप से नीचे यह अनचुंबकीय हो जाता है। देखिए, क्रांतिक ताप से नीचे अनचुंबकीय पदार्थों का ये गुण नहीं है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण है। क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो ये चुंबकीय बल रेखाओं से ये दूर हटते हैं इस तरह से। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें प्रत्याशित दिखाया जा रहा है ये, जैसे कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा जाए तो वो उधर विस्थापित होता है जिधर चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव न्यूनतम होता है। यहाँ पर देखिए ये फील्ड लाइन विस्थापित होते हुए दिखाया जा रहा है, इसमें विस्थापित होते हुए दिखाया जा रहा है जबकि इसमें विस्थापित नहीं हो रहा है। ये दूर हो रहे हैं, तो दूर हो रहे हैं, पास होते हैं जैसे कि ऐसे। तो ये चुंबकीय बिहेवियर जिसको आप पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं, जबकि ये दूर हो रहा है, रिपल्सिव नेचर को शो कर रहा है, रिपल्सिव। इस तरह से ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है अनुचुंबकीय होता है तो अनुचुंबकीय वाले में इस तरह होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो अनचुंबकीय बिहेवियर को ये नहीं शो कर रहा है, प्रतिचुंबकीय बिहेवियर को शो कर रहा है। तो इसमें आंसर आपको डी मिलेगा। फिलहाल इस तरह की थ्योरी आप जो है खुद भी देख सकते हैं क्या दिया गया है, जो है उसको आप टिक कर सकते हैं। हमें जो याद है आपको बता रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें हैं। फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें लग रहा है कि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ठीक है। अगर आपने सही तैयारी किया है तो बहुत सारे क्वेश्चनों को टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप उन्हीं को टच करें जो कंफर्म हो, बाकी आप लेफ्ट कर सकते हैं। और अगर फिजिक्स का आप 80 क्वेश्चंस में प्रीलिम में 50-60 भी करते हैं, 60 क्वेश्चंस भी तो पर्याप्त होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के लिए 80 में 60 कम नहीं है। और भी आता है आप 70 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इतने ही, और आपको फिर से हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सॉल्व करेंगे या जो इसमें डाउट है उनको दूर कर देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा एक रूट में प्रॉब्लम थी, उसको हमने बताया। इस तरह के कोई डाउट होंगे तो उनको भी हम क्लियर करते चलेंगे। तब तक आप और क्वेश्चंस देखते रहें और फिर इंतजार करें नेक्स्ट